नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी, जानिए क्या है इसकी खासियत। मेरठ में देश के 62वें और प्रदेश के 5वें IT पार्क का उद्घाटन, जानिए क्या होगा इसका लाभ। यूपी के 14 शहर रहने के लिए अच्छे, टॉप पर लखनऊ और वाराणसी। जब सब कुछ ठप होगा तब कनेक्टिविटी बनाए रखेगी NDRF की गाड़ी, जानिए क्या है इसकी खासियत। एक महीने में 10 गुना बढ़ी कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या, स्वास्थ्य में यूपी की हालत सबसे खराब। और अब खबरें विस्तार से। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा के क्षेत्र में देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजधानी लखनऊ को एक बड़ी सौगात दी है। बीते दिनों राजधानी लखनऊ में राजनाथ सिंह और CM योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र के साथ ब्रह्मोस निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण समूह के विकास में तेजी लाने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा करीब 22 एकड़ में अपनी तरह का पहला रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। आइए जान लेते हैं क्या है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और रूस के NPOM का एक संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कावा नदी के नाम पर पड़ा। भारतीय रक्षा बलों के तीनों अंगों ने पहले ही ब्रह्मोस उन्नत हथियार प्रणाली को शामिल कर लिया। हाल ही में भारत ने चंदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये मिसाइलें वजन के लिहाज से ज्यादा हल्की और आकार में छोटी होंगी, लेकिन मारक क्षमता ज्यादा होगी। इसके चलते तेजस जैसे छोटे एयरक्राफ्ट भी 3 ब्रह्मोस मिसाइलें लेकर उड़ सकेंगे, जबकि पुरानी मिसाइलें एक एयरक्राफ्ट में केवल एक ही लग पाती हैं। ये दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली क्रूज मिसाइल है। भारत 2011 तक 110 ब्रह्मोस मिसाइलें तैयार कर चुका है। इस साल ये संख्या और बढ़ गई है। ये मिसाइल 8000 मीटर की ऊंचाई पर 30 किलोमीटर की दूरी पर उड़ते हुए लड़ाकू विमान को निशाना बना सकती है। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। आने वाले समय में ग्लोबल इन्वेस्टर व ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा उत्तर प्रदेश का मेरठ हब बन रहा है। उत्तर प्रदेश डिजिटल इंडिया का डिजिटल प्रदेश बन रहा है। बीते दिनों मेरठ में देश के 62वें व प्रदेश के 5वें IT पार्क का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री सूचना एवं प्रौद्योगिकी अश्विनी वैष्णव ने किया। अब हमारा उत्तर प्रदेश डिजिटल इंडिया का डिजिटल प्रदेश बन रहा है। देश में 2014 में कुल इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद रुपए 1.50 लाख करोड़ का था। आज ये 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आने वाले समय में ग्लोबल इन्वेस्टर व ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए मेरठ हब बनेगा। क्या है IT पार्क? अलग अलग IT पार्क अलग अलग होते हैं, लेकिन आमतौर पर इन्हें ज्ञान या तकनीक के क्षेत्रों में सेक्टर स्पेसिफिक पार्कों के रूप में क्लासिफाइड किया जा सकता है। आइए अब जान लेते हैं क्या है STPI। साल 1991 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी कि STPI का गठन हुआ। ये भारत सरकार की एक ऑटोनॉमस संस्था है। कैसा होगा मेरठ IT पार्क? मेरठ का IT पार्क करीब 13 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ है। ये करीब 2.5 एकड़ जमीन में है, जिसमें करीब 26,000 वर्ग मीटर में निर्माण हुआ। फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिस स्पेस है। एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है, जिसमें कंपनियों की मीटिंग हो सकती है। ऑडिटोरियम में IT कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। IT पार्क बनने से यूपी को क्या फायदा होगा, आइए ये भी जान लेते हैं। इस पार्क के स्थापित होने के बाद जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक व ITI संस्थान से पढ़ाई करने वाले बच्चों को विशेष लाभ मिलेगा। युवाओं का पलायन दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु और पुणे की ओर कम होगा। उनके लिए अपने ही जिले में रोजगार के द्वार खुलेंगे। वैसे STPI 20,000 स्क्वायर फीट में एक आधुनिक IT भवन का निर्माण कराती है। एक IT पार्क के विकास पर तकरीबन 20 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसमें डेटा कम्युनिकेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। एक IT पार्क में IT से जुड़े तकरीबन 150 से 200 उद्यमी अपने कारोबार शुरू करते हैं। IT क्षेत्र में नए उद्यमियों को अवसर मिलेंगे, निर्यात भी बढ़ेगा, लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। रहने के लिए आप किस तरह के शहर को चुनते हैं? जहां जीवन जीने की गुणवत्ता हो, आर्थिक क्षमता अच्छी हो, वहां के नागरिकों की समझ अच्छी हो, तभी तो बनती है अच्छी और आरामदायक जिंदगी। वैसे इसमें हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है।
ऐसा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में रहने के लिहाज से उत्तर प्रदेश के 14 शहर बेहतर माने गए हैं। देश में रहने के लिहाज से बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश में लखनऊ ने टॉप किया है और वाराणसी दूसरे स्थान पर है। अगर छोटे शहरों की बात की जाए तो झांसी इस मामले में सबसे ऊपर है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का एक मूल्यांकन उपकरण है जो जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास के लिए विभिन्न पहलुओं के प्रभाव का आकलन करता है। ये जीवन की गुणवत्ता, शहर की आर्थिक क्षमता, स्थिरता और लचीलापन के आधार पर देश भर के प्रतिभागी शहरों की व्यापक समझ उपलब्ध कराता है। देश भर की रैंकिंग के हिसाब से बड़े शहरों में लखनऊ 26वें स्थान पर है, वाराणसी 27वें और छोटे शहरों में झांसी 34वें पायदान पर है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 2 श्रेणियों में इसका सर्वे किया, एक 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में और दूसरा 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में। सूचकांक में कुल 111 शहरों की रैंकिंग जारी की गई। 4 संकेतों के आधार पर आकलन इन शहरों में किए गए। सर्वे के लिए संकेतों के आधार पर जांच किया गया। इसमें जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, विकास की स्थिरता और नागरिकों की समझ को आधार बनाया गया। इसी तरह के सर्वे में 111 शहरों के 32.2 लाख लोगों की राय भी जानी गई। आइए जानते हैं यूपी के और कौन कौन से शहर इसमें शामिल हैं। इसमें सबसे पहले हमने बताया लखनऊ, दूसरा वाराणसी, अब तीसरे स्थान पर है कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, रामपुर, ये सारे शहर इसमें शामिल हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 2 कैटेगरी में इसका सर्वे कराया था। पहला 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों का सर्वे और दूसरा 10 लाख से कम आबादी वाले शहर इसमें शामिल किए गए थे। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की उन शहरों के लिए घोषणा की गई जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और 10 लाख से कम है। साल 2020 में आयोजित मूल्यांकन प्रक्रिया में 111 शहरों ने भाग लिया। विश्लेषण में इन शहरों को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के रूप में स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत सभी शहरों के साथ ग्रेडेड किया गया। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बेंगलुरु सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहर के रूप में उभरता। इसके बाद पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर, वडोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई का स्थान रहा। 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में शिमला ईज ऑफ लिविंग में सर्वोच्च स्थान पर रहा। इसके बाद भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा, सलेम, वेलोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, दावड़गेरे और तिरुचिरापल्ली रहे। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। न्यूज चैनल की ओवी वैन देखी आपने? अब ऐसा ही प्रोटोटाइप संचार वाहन एनडीआरएफ ने तैयार कराया है। ये वाहन सैटेलाइट संचार सुविधा से लैस होंगे। ऑडियो, वीडियो एंड डेटा ट्रांसफर के साथ ग्राउंड टिप्स की सुविधा भी उपलब्ध होगी। बिजली के लिए इन वाहन में जनरेटर की सुविधा दी गई है, जिससे संचार उपकरणों को बैटरी बैकअप मिलता रहेगा। ये अपने आप में पहला एनडीआरएफ का संचार वाहन है। अब समझ लेते हैं क्या है एनडीआरएफ। भारत में प्रत्येक वर्ष कोई न कोई प्राकृतिक आपदा आती रहती है, जिसके लिए भारत सरकार को ऐसे संगठन की आवश्यकता हुई जो कि आपदा के समय नागरिक की सहायता कर सके। इसके लिए भारत सरकार ने एनडीआरएफ का गठन किया है। इस संगठन का मुख्य कार्य आपदा प्रभावित क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना है। इन प्रोटोटाइप संचार वाहनों को तैयार करवाने का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में जमीनी संचार व्यवस्थाओं के ठप होने जैसी स्थिति में मुख्यालयों से संपर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण होगा। परिस्थितियों के अनुसार एनडीआरएफ खोज एवं बचाव ऑपरेशन के दौरान रणनीति बनाने एवं बदलाव के लिए यह महत्वपूर्ण साबित होगा। न्यूज चैनल की ओवी वैन जैसी ये गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर छतरी लगाई गई है जो रडार से कनेक्ट होगी, जबकि गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में अन्य मशीनें रखी गई हैं। अमूमन जिस तरह की गाड़ियां न्यूज चैनल के पास ओवी वैन के रूप में होती हैं, लगभग उसी तरह का यह प्रोटोटाइप वाहन है। और अब बढ़ते हैं अपनी 5वीं यानी कि आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है और राज्य में संक्रमण के नए मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में पिछले 4 दिनों के भीतर लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है और राज्य में 6 महीने बाद फिर मामलों में तेजी आ रही है। कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले गौतम बुद्ध नगर में बढ़े हैं, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 62 मामले सामने आए, जबकि लखनऊ में 49, गाजियाबाद में 34, मथुरा में 13 और मेरठ व प्रयागराज में 11 नए मामले दर्ज किए गए। जबकि एक दिन पहले ही राज्य में 193 मामले दर्ज किए गए थे और महज एक दिन के भीतर ही राज्य में 58 मामलों में वृद्धि हुई है। वहीं अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो पिछले 24 घंटे में वैक्सीनेशन की 13,37,000
59 डोज दी गई है। इसके बाद राज्य में वैक्सीन लगने वालों की संख्या 20 करोड़ पार चली गई। वैसे बीते दिनों गुड गवर्नेंस की जारी रिपोर्ट में स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की हालत खराब है। 29 राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ ले तो उत्तर प्रदेश पब्लिक हेल्थ में सबसे आखिरी पायदान पर है। आइए एक बार फिर जान लेते हैं क्या है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का सामान्य अर्थ है बेहतर तरीके से शासन। ऐसा शासन जिसमें गुणवत्ता हो और वो खुद में एक अच्छी मूल्य व्यवस्था को धारण करता हो। शासन प्रणाली तो सभी देशों में चल रही है, लेकिन वह अपनी प्रकृति में ठीक तरह से पीपल ओरिएंटेड या लोकतांत्रिक जीवन शैली से आइडेंटिफिकेशन मार्कर नहीं होती। साल 1992 में शासन और विकास यानी कि गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट नामक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने गुड गवर्नेंस की परिभाषा तय की। इसने सुशासन को विकास के लिए देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया। यूपी दिस वीक में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते कुछ नई खबरों के साथ हम फिर से होंगे हाजिर, लेकिन आपके लिए हमारी ये वीडियो कितनी अहम रही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वैसे अब तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.batenyup.com पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।